Good morning, good afternoon, good evening. Guys, Kevin sir back from Personal Tutor. Standard 7th History Playlist आप लोग देख रहे हैं. Chapter 1 है. Topic है Region and Empire. बहुत सारे बड़े बड़े रूलिंग एरियाज इस पीरियड में. अच्छा, बाय द वे किस पीरियड की बात कर रहा हूँ जानने के लिए प्रीवियस टॉपिक ज़रूर देखना. इस पीरियड में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में थे जैसे चोला, जिनके बारे में आप चैप्टर 2 में पढ़ेंगे, तुगलक चैप्टर 3 में पढ़ेंगे, एंड मुगल्स जिनके बारे में आप चैप्टर 4 में पढ़ेंगे. एक चैप्टर 2 में बताया गया है एक संस्कृत प्रशस्ति के बारे में बताया गया. व्हाट एग्जैक्टली इज प्रशस्ति? प्रशस्ति एक ऐसा गीत होता था, एक ऐसी पोयम होती थी जो किसी राजा के सम्मान में लिखी जाती थी. अब हम जानते हैं कि यूजुअली किंग्स अपने यहाँ पे पोएट्स एंड बार्ड्स अपॉइंट करते थे जो राजा का गुणगान करते थे, उनके बारे में पोएम्स लिखते थे. अब एक संस्कृत प्रशस्ति इसी पीरियड में दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गियासुद्दीन बलबन के लिए लिखी गई है और ये काफ़ी फेमस भी है. इस प्रशस्ति में ये कहा गया है कि इनका रूल इतना वास्ट और डिवाइन था कि वो गजना अफगानिस्तान से लेके गौड़ा बंगाल तक फैला हुआ था. तो कैन यू जस्ट इमेजिन, दिस इज, ये गजना की बात हो रही है. अफगानिस्तान से लेके बंगाल तक इनका पूरा किंगडम फैला हुआ था. और साउथ इंडिया के जो स्टेट थे, जैसे उस वक्त साउथ इंडिया को द्रविड़ कहा जाता था, ठीक है, तो द्रविड़ और अलग अलग रीजन के लोग, गौड़ा, आंध्रा, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, ये लोग ना बलबन सुल्तान का नाम सुन के अपने जगह छोड़ के भाग जाया करते थे. अब हिस्टोरियंस ने जब ये पूरा देखा है, हाँ बाय द वे इस मैप में आपको दिख जाएगा दिल्ली सल्तनत के अलग अलग एरियाज दिख जाएंगे जो कि मार्क्ड है. एंड हियर यू कैन सी द प्लेसेस. आप प्लेसेस से जगह निकाल सकते हैं जैसे दिल्ली, कन्नौज, अवध बिहार, मालवा गुजरात, देवनागरी, देन कम्स योर मलाबार एंड ऑल प्लेसेस. कुछ हिस्टोरियंस इन क्लेम्स को बहुत ही ज़्यादा एग्जैजरेटेड मानते हैं कि भैया इतना भी नहीं यार, थोड़ा सा मतलब यू शुड थिंक, स्टॉप, लुक बिफोर यू लीप वाली बात होती है. आपको अगर किंग की प्रेज करना है तो यू आर प्रेजिंग हिम, ठीक है, वी एग्री विद इट, बट प्लीज डोंट प्रेज ऑन दैट हाई लेवल बिकॉज लोग सेना को देख के भाग जाते हैं. पूरा मतलब साउथ इंडिया पूरा डरता था एक तरीके से हम देखें, क्योंकि अगर हम अर्ली दिल्ली सल्तनत की बात करें तो हिंदुस्तान सिर्फ सेंट्रल से नॉर्दर्न इंडिया को कहा गया था. हिंदुस्तान जो टर्म बाद में बना था वो बाबर के टाइम बना था, दैट वाज 16th और 17th सेंचुरी. इस वक्त वो बात नहीं थी. यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ ईयर 750, उस पीरियड की बात कर रहा हूँ. एक पोएट बहुत फेमस थे उस एरा के, 1318 के, अमीर खुसरो साहब. हायर क्लासेस में भी स्टूडेंट्स इनके बारे में काफ़ी पढ़ते हैं. इन्होंने इंडिया के बारे में एक बहुत टिपिकल बात कही थी. ये वो पीरियड था जब बहुत सारे पोएट्स, बहुत सारे एक्सप्लोरर्स, थियोलॉजियंस, फिलोसफर्स इंडिया विजिट कर रहे थे. ये वो पीरियड था जब लोगों ने सब कॉन्टिनेंट में एक जगह से दूसरी जगह जाना शुरू कर दिया था. वैचारिक आदान प्रदान शुरू हो गए थे. साथ में जिन्हें हम कह सकते हैं लाइक कल्चरल जो मिक्सिंग हो रही थी वो शुरू हो चुकी थी. अमीर खुसरो ने एक बात कही थी इंडिया के बारे में. आपको इस सरजमी पे अलग अलग लैंग्वेजेस मिल जाएगी. सिंधी, लाहौरी, कश्मीर, देवरा समुद्री, ये सदर्न कर्नाटका की लैंग्वेज थी. तेलंगानी जो आंध्र प्रदेश में कही जाती थी, गुजरी गुजरात की, मबारी तमिलनाडु में स्पोक की जाती थी, एंड गौरी बंगाली मतलब बंगाल में जो लैंग्वेज बोली जाती थी. अवध यूनाइटेड प्रोविंसेस वाले एरिया में जिसे हम आज यूपी बोलते हैं, और हिंदावी एक ऐसी लैंग्वेज थी जो कि दिल्ली के आसपास के रीजन में बोली जाती थी. ये लैंग्वेज एक मिक्सचर थी उर्दू, पर्शियन और हिंदी की. ये हर रीजन में अलग अलग लैंग्वेज आपको इंडिया में मिल रही है. एक बड़ी यूनिक बात है, हर 100 किलोमीटर्स में इंडिया में एक अलग लैंग्वेज है, मतलब एक डिफरेंट लैंग्वेज रहेगी.
नाउ एक और चीज थी यहाँ पर, एक अजीब सी बात यह है कि इंडिया में एक और भाषा है, संस्कृत। लेकिन ये भाषा किसी एक ग्रुप से, सेक्टर से, किसी एक एरिया से जुड़ी नहीं थी। अरे ये भाषा तो ब्राह्मणों ने सिर्फ अपने लिए अपना रखी थी। इस लैंग्वेज के हिसाब से दिस लैंग्वेज वॉज सो डिवाइन कि सिर्फ ब्राह्मण ही इस लैंग्वेज को सीख सकते थे, पढ़ सकते थे। और जो इस लैंग्वेज को सीख सकता है या पढ़ सकता है और उसको रिसाइट कर सकता है, वो बड़ा प्रकांड होता है, सोसाइटी में उसकी इज्जत भी कुछ ज़्यादा रहती है। कॉमन मैन के लिए तो ये लैंग्वेज थी नहीं, इट वॉज ओनली मेंट फॉर द ब्राह्मण्स। अब ये हमें समझ में आ जाता है कि इंडिया में लैंग्वेज के हिसाब से भी अब डिवाइड आना शुरू हो गए थे, क्योंकि हर एक एरिया ईयर 1700 तक अलग अलग रीजन्स बन गए थे, स्मॉल स्टेट्स बन गए थे। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया, जानने के लिए प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लेना। अब हुआ ये कि अलग अलग रीजन्स में अलग अलग चीफ्टेंस हैं, अलग अलग रूलर्स हैं, तो हर कोई अपनी पावर को कंसोलिडेट करेगा। कंसोलिडेट मतलब इकट्ठा तो करेगा ना, वही चीज़ यहाँ पे भी हो रही थी। अलग अलग रीजन्स में अलग अलग लीडर्स डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ बन के निकले, और हर रीजन की अलग एक पंचायत होती थी, विलेज के रूल्स होते थे, और जो एक चीफ्टन होता था उसके अंदर बहुत सारे विलेजेस आते थे, तो चीफ्टन को आप किंग समझ लो, रूलर समझ लो। ये चीफ्टन्स की फैमिली धीरे धीरे डायनेस्टीज बनी। डायनेस्टीज जैसे कि चोला, खिलजीज, तुगलक एंड फाइनली मुगल। सो दीज ऑल बिकेम बिग नेम्स, और ये डायनेस्टीज एक एम्पायर बना के रखती है। कुछ एम्पायर्स बनते हैं बड़े बड़े। देखिए, डायनेस्टीज होता है एक ऐसा परिवार जो सीरीज बाय सीरीज रूल करता है, और जब वो उसके बाद में जब धीरे से जब वो एक रूल बनाता है, एक बड़ा रीजन रूल करने लगता है, तो उसको एम्पायर कहा जाता है। और ये एम्पायर जो होता है ना, ये अलग अलग रीजन्स के ऊपर होता है। तो आप एक तरफ देख रहे हैं कि हर रीजन पर एक स्पेसिफिक लैंग्वेज है, हर रीजन पर एक स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंडीशंस है, कल्चर है। लेकिन ये एम्पायर जो है, ये तो पूरे एरिया के ऊपर आता है, इसके अंदर बहुत सारे रीजन्स आते हैं। तो ऐसे रीजन्स का क्या होता होगा जो कि एक अलग एम्पायर, अलग कास्ट को बिलोंग करते हैं, और उनके ऊपर सडनली एक ऑपोजिट सा एम्पायर रूल करने लगता है। ये प्रॉब्लम और कॉन्फ्लिक्ट इंडिया में काफ़ी हद तक देखने को मिलता है, क्योंकि जब मुगल एम्पायर 18th सेंचुरी में डिक्लाइन होता है ना, तो हमें इंडिया में एक सडन सर्ज दिखने लगती है। इंडिया में रीजनल स्टेट्स बहुत सारे बन जाते हैं। देखिए, जब बहादुर शाह जफर की पावर और ऑटोनॉमी चली गई थी, तो धीरे धीरे उनको काफ़ी हद तक हमने इंडिया में बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट्स फिर से उभरते हुए देखे। और वो चीज़ होती है कि इंडिया में बहुत सारे जो छोटे मोटे स्टेट्स थे ना कहीं उनके अंदर एक रिपल्शन था कि ये डायनेस्टी और एम्पायर तो बना के बैठ गए, लेकिन हमारा खुद का एक, जैसा मैंने आपको बताया, हर रीजन का एक खुद का कल्चर होता था, हर रीजन के खुद के कुछ रूल्स होते थे। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर फिर से दिखने लगी, और इससे हमको समझ में आ गया कि कोई भी हो, हर कल्चर का एक अलग इकोनॉमिक सिस्टम होता था, उसका कल्ट अलग होता था, और उसकी लैंग्वेज अलग होती थी। भले ही उसके ऊपर कोई भी किंग आ जाए या कोई भी डायनेस्टी आ जाए। नाउ पूरे 1000 साल तक, 700 से लेके 1750 के बीच में, हमको ये अलग अलग रीजन्स की जो डिफरेंस दिखी थी ना, वो चीज़ आज के इंडिया को फॉर्म करती है। आज का जो इंडिया है उसके अंदर हमको एक चीज़ समझ में आती है कि भले ही किसी भी डायनेस्टी ने कितने भी टाइम तक रूल करा होगा, किसी ने भी एम्पायर बना के भी रूल करा होगा, इंडिया में जो अलग अलग वेरियस जो ग्रुप्स थे, उन लोगों ने अपनी जो डिस्टिंक्टिवनेस है वो कभी नहीं छोड़ी थी। अपने ट्रेडिशंस जो हैं, अपनी लैंग्वेज जो है, वो कभी नहीं छोड़ी थी। दिस इज़ द रीज़न आज हम इंडिया में देखते हैं कि हर स्टेट में एक अलग लैंग्वेज है, अलग कल्चर है, अलग थिंकिंग है, अलग आइडियोलॉजी है। सो दिस शोज दैट वी
are made up of some groups that held our traditions together closely. आशा करता हूँ आपको टॉपिक अब क्लियर हुआ होगा. फिर भी अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट जरूर करना. टेक केयर, बाय बाय.